अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाजिया ज़ीशान। प्रोग्राम में मेरे साथ हैं सईद काजी और इस्लामाबाद से हमारे साथ हैं रऊफ क्लासरा। नाजरीन ने एक बार फिर नए सूबों का मामला उठाया है। MQM के कायद अल्ताफ हुसैन ने, जिनका ये कहना है कि मसाइल का हल नए सूबों की तश्कील में है और जब तक नए सूबे नहीं बनेंगे मुल्क के जो मसाइल हैं वो हल नहीं होंगे। और इसके साथ साथ मुख्तलिफ जो सियासी रहनुमा हैं उन्होंने हंगामी बुनियादों पर APC भी अल्ताफ हुसैन का कहना है कि बुलाई जाए। अल्ताफ हुसैन के इस मुतालबे के साथ सियासी रहनुमा इसकी हिमायत और मुखालिफत में तकसीम हो गए हैं। कुछ का ये कहना कि अल्ताफ हुसैन कराची को अलग सूबा बनाना चाहते हैं और कुछ का ये कहना कि पहले जो सूबे हैं उनके मसाइल तो हल कर लिए जाए। तो क्या वाकई मसाइल का हल नए सूबों में है या सिर्फ ये सियासत चमकाने का एक इशू बन चुका है? इस पर आज हम बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे कि हुकूमत की जानिब से जो तालिबान को मुज़ाकरात की पेशकश की गई है, इसके बाद हकीमुल्लाह महसूद की सरबराही में तालिबान की जानिब से शराइत और मुतालबात तय किए जा रहे हैं। इब्तदाई तौर पर क्या मुतालबात पेश किए जा रहे हैं और जो मुतालबात हुकूमत के लिए काबिल कबूल होंगे वो किस किस्म के मुतालबात हैं, आज हम इस पर बात करेंगे। दो अहम खबरें हैं, इस पर हम आज आगे चल के प्रोग्राम में ज़रूर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले काजी साहब जो क्लासरा साहब की खबरें हैं वो भी आपसे शेयर करेंगे। जी काजी साहब। शाजिया, वैसे तो जो एक बड़ी सादा सी खबर ये है कि गंदम की कीमत बोरी है उसमें 50 रुपये का इजाफा हुआ, 2 रुपये चीनी में इजाफा हो गया। मगर ये मामला क्या है, 2 दिन पहले क्लासरा साहब ने पॉइंट आउट किया था, आज मैंने डिटेल्ड स्टोरीज पे की है। स्टैगफ्लेशन का खतरा है। स्टैगफ्लेशन क्या है? हमारी मीशत को लाहक, और वो ये है कि जब आपकी शरह नमू, शरह तरक्की तो रुक जाए, तरक्की आपकी ना हो रही हो, कीमतों में तरक्की हो रही हो। तो इस किस्म के इसमें मैं कुछ फिगर्स शेयर करूंगा, बड़े अलार्मिंग हैं कि ये मीशत का जो मैनेजमेंट है, मुमकिन है आने वाले दिनों में ये दहशत गर्दी तो पीछे रह जाए और मीशत गवर्नमेंट को दामनगीर हो, जिस पे कल नवाज शरीफ साहब कह रहे थे कि इस पर सियासत ना की जाए, क्योंकि शायद सियासत होगी इसी पे ही, क्योंकि मीशत अगर इस तरह से रूबा जवाल रही। तो इसके साथ ही हम जाएंगे फिर कैसर नदीम साकी के पास। कुछ एक्शन हुआ है वहाँ पे, हम कोएक्स के खिलाफ तो एक्शन नहीं हुआ, पुलिस ने कुछ छापे मारे हैं, मेडिकल स्टोरों पे कैसे मनशियात बिक रही हैं, इस पे बात करेंगे। ठीक है जी क्लासेस साहब, आपके पास क्या है आज? जी शाहजहा, मेरा ख्याल है आज के प्रोग्राम में एक तो हमें 9/11 की आज एनिवर्सरी है, उस पर मेरा ख्याल है हमें इंक्लूड करना चाहिए प्रोग्राम में। उस पर कोई काजी साहब का एक पूरा साल इनकी एक टेक रहता है अमेरिकन पॉलिसीज़ के हवाले से। सो आई वुड लव कि काजी साहब आज इस पर भी ज़रूर बात करें कि 9/11 है और आज एक नई जंग वहाँ पे सामना देख रहे हैं। वहाँ पे सीरिया में अमेरिकन कहाँ ठीक रहे हैं, कहाँ गलत रहे हैं, इस पर मेरा ख्याल है थोड़ी सी बात करेंगे। और प्लस जो एक्सक्लूसिव स्टोरीज हैं वो 2 आज एक्सक्लूसिव स्टोरीज हैं। एक अरकान पार्लियामेंट पे इल्ज़ाम लगा है कि ये जो सरकारी डिस्पेंसरी है वहाँ से, ये सरकारी उससे डिस्पेंसरी से अद्वियात के बदले वहाँ से ये कॉस्मेटिक्स लेते हैं और साथ में फूड सप्लीमेंट्स लेते हैं। तो ये तहरीक इस्तेहकाक पेश की गई थी, एक ये चंद अरकान ने पेश की थी स्पीकर कौमी असम्बली को कि जनाब हमारा इस इल्ज़ाम पे हमारी रेपुटेशन ख़राब हुई है, इस्तेहकाक मजरू हुआ, इसको एंटरटेन किया जाए। स्पीकर साहब ने उसका इनकी तरफ से भेजी गई जो तहरीक इस्तेहकाक थी उसका क्या उन्होंने उस पर एक्शन लिया, क्या नहीं लिया, इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग एक स्टोरी है, वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। एक और इसके साथ एक और स्टोरी है, वो भी अगेन पार्लियामेंट से जुड़ी हुई है कि वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को पेशकश की है कि अगर आप भारत से बिजली लेना चाहते हैं तो हम आपको 10 अरब रुपए का कर्जा देने को तैयार हैं। वो स्टोरी बताएंगे कि ये पिछले 3-4 सालों से भारत से जो बिजली लेने की बातचीत चल रही है कहाँ तक ये पहुँची है, कहाँ तक नहीं पहुँच चुकी। और सबसे बड़ी अहम बात जो है, जो स्पॉइलर अब फेंका है, वो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ने कहा है जी कि भारत से बिजली मत लें आप। तो ये हम ज़रा देखेंगे कि ये किस तरह के हमारे नेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये पॉलिसी बनाते हैं, किन बेसिस पे अपोज करते हैं, किन बेसिस पे वो सपोर्ट करते हैं। तो ये बिजली रिलेटेड ये एक और स्टोरी आपके साथ हम शेयर करेंगे। ठीक है क्लास साहब, सबसे पहले बात कर लेते हैं। अल्ताफ हुसैन ने एक बार फिर से मुतालबा जो है वो उठाया है कि मुल्क में नए सूबे बनाए जाएँ, इंतज़ामी बुनियादों पर, लिसानी बुनियादों पर। मुख्तलिफ जो सियासी जमातें हैं वो तकसीम होती हुई नजर आ रही हैं। कुछ कह रहे हैं कि अल्ताफ हुसैन की अपनी ख्वाहिश है कि कराची को अलग सूबा बना दिया जाए, कुछ लोग कहते हैं कि लिसानी बुनियादों पर सूबे बनाए जाए, कुछ लोग ये कहते हैं कि जो पहले जो सूबे आपके मौजूद हैं 4 सूबे, पहले इनके मसाइल तो हल कर ले। तो क्या ये सियासत में एक सिर्फ ये जो इशू रह गया है, ये सियासत चमकाने के लिए रह गया है? क्या वाकई जो मसाइल हैं वो सूबे जब तक नहीं बनेंगे तब तक हल नहीं होंगे? शायद इस मुल्क के मसाइल हल हो सकते थे और सूबों की बहस ख़त्म हो सकती थी, जो बार बार हम बात करते रहते। वहीं से मैं अपनी बात शुरू करूँगा कि अगर इस मुल्क में डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स को रहने दिया जाता जिस तरह का वो कंसेप्ट था
जिस तरह की वो पूरा का पूरा उसमें उन्हें डिटेल दी गई थी कि एक डिस्ट्रिक्ट को एक इंडिपेंडेंट सूबा बना दिया गया था कि उसकी अपनी पार्लियामेंट है, उसकी अपनी अपोजिशन है, उसकी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, जो ब्यूरोक्रेसी है वहाँ पे वो सपोर्ट के लिए, रूल करने के लिए नहीं है। एक नाजिम है, उसकी अपनी टीम है, अपोजिशन के लोग हैं और पावर्स हैं, फाइनेंशियल पावर्स हैं और उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स भी हैं और वो लोगों को अकाउंटेबल हैं। एक नाजिम के कमरे में जाकर उसको पकड़ा जा सकता है, आप डिप्टी कमिश्नर के कमरे में आप सोच नहीं सकते जो कॉलोनियल या राज की हमारी एक लेगेसी, आप वहाँ पे जा सकते हैं। अब आप यहाँ पे 2-3 मसाइल देखें। आप डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स भी आपने ख़त्म कर दी, उसके बाद ऑप्शन रह गया था बलदियाती आप इदारों की तरफ जाएं। ये मैं आपको उसकी थोड़ी सी ब्रॉडर पिक्चर की तरफ आऊँगा कि सूबों की डिमांड कैसे पैदा होती है। आपने डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स का गला घूंट दिया क्योंकि आपको वहाँ पे आपने माफिया बनाने थे, पॉलिटिकल माफिया, MNAs को, MPs को आपने पावरफुल करना था और एक DP और DCA को जरिए आपने पूरे सूबे उस पर ज़िले पर रूल करना था। वो आपने पहले हल्ले में ख़त्म किया नवाज़ लीग ने और पीपल्स पार्टी ने। अब दूसरा ऑप्शन ये था कि बलदियाती इदारों के जरिए आप उनको करने की कोशिश करें। ये इन्होंने पिछले 5 साल में रजिस्ट किया है। सुप्रीम कोर्ट की मुसलसल इन्होंने अहकामात की खिलाफ वर्जी की है कि हम नहीं करवाते। जब सुप्रीम कोर्ट ने डेडलाइन दी उसके बाद टूथलेस किस्म की, जरा देखें तो सही जो ये इन्होंने बनाया है और जनरल जिया वाला हमें ऑर्डिनेंस दिया 1979 वाला कि ये ले लें, ये आप नाफिज कर दें। अब मुझे बताएं कि जब एक सूबे के पास ये वसाइल आते हैं, मतलब पंजाब की बात करते हैं, उसके बाद सिंध पे जाते हैं, बड़े सूबे हैं। पंजाब को इस साल 700 अरब रुपया मिला है NFC में से। आप मुझे ज़रा बता दें, इसके बाद एक प्रोविंशियल फाइनेंस यहाँ कमीशन होते हैं, NFC से जो पैसे मिलते हैं सूबों को जाते हैं, सूबों के अपने वहाँ प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन होते हैं जो बैठते हैं, वहाँ की ब्यूरोक्रेसी बैठती है, जो पॉलिटिकल एलीट बैठती है, वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उस 700 अरब रुपए को पूरे के पूरे इस पे, ये सूबे पे कौन सा जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वो गरीब है, किसकी आबादी ज़्यादा है, किसको फंड्स कितने चाहिए। आपने कभी सुना है, कभी पढ़ा है कि कहीं पे प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की मीटिंग हुई हो और वहाँ पे बताया गया हो कि किस डिस्ट्रिक्ट को आपने कितने पैसे दिए। आपने क्या किया कि सारे पैसे 700 अरब रुपया आपने यहाँ सेंटर से ले लिया, लेके आपने लाहौर पे खर्च कर दिया। 150 अरब रुपया सीधे का सीधा उठा के आपने एक शहर पे खर्च कर दिया है। ये सिर्फ 1 साल की बात बता रहा हूँ, 150 अरब की है। जब आप फंड्स जो हैं या मरकज से लेते हैं, मरकज से लेके सूबे अपने पास रख लेते हैं, शहरों में लगाते हैं, स्कीमों पे लगाते हैं, प्रोजेक्ट्स, मेगा प्रोजेक्ट्स पे लगाते हैं, तो फिर दूर दराज के इलाके के लोगों के पास क्या हो। आपके पास जो सबसे बड़ी आवाज आ रही है कि यहाँ पे, और सूबे के भी किसी एक शहर पर ही लगते हैं, तमाम शहरों पे नहीं लगते। पंजाब की बात कर ले तो आप देखें लाहौर में लग जाते हैं, सिंध में बात कर ले तो कराची को आप जरा मॉडिफाई कर देते हैं। ये सारा फंड वहाँ पे सिंध में जाए, आप सिंध में। मेरे जो इस पे टेक है ना, देखें बात ये, हर चीज और हर मुतालबा इन इट्स एसेंस गलत नहीं होता, लेकिन वो मुतालबा कहाँ किया जा रहा है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। कभी आप मोटरवे से बैठ के लाहौर से इस्लामाबाद या इस्लामाबाद से लाहौर आएँ तो एक जदीद तरीन सड़क दुनिया की, ऐसी शायद अमेरिका में भी कम हो, उस पर आप जा रहे हैं और आपके बाएं तरफ 5000 साल पुराना हल चल रहा है, जहाँ इतनी खौफनाक अनइवन डेवलपमेंट हो, जहाँ पे इतना बड़ा बोध हो। असल में क्राइसिस क्या है? सुबह कोई बुरी बात नहीं की अल्ताफ हुसैन साहब ने, छोटे छोटे यूनिट बना लें, मगर मसला क्या है? मसला यह है कि आप हर मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं कर रहे कि इस मुल्क के जो वसाइल हैं, जो चंद 1000 या 1500 या 10,000 या 1 लाख बंदे के कब्जे में है, उनको तो आप बाजियाब नहीं कराते। कभी कहते हैं सूबे बना लो, कभी कहते हैं 1 यूनिट बना लो, कभी कहते हैं जिला काउंसिल ले आओ, कभी कहते हैं फलां सिस्टम ले आओ। असल इशू क्या है? पोलियो के कतरे नहीं है, अस्पताल नहीं है, 3 करोड़ बच्चा बाहर बैठा हुआ है आपका, बना ले सूबे इसके ऊपर, इस माशी वीराने के ऊपर कर लें तकसीम जितनी आप कर सकते हैं। आप जिस वक्त तक अपने इकोनॉमिक मॉडल को इस्तवार नहीं करते, आप हजारों सूबे बना के देख लें, आप एक सूबा बना के देख लें। इशू क्या है? एक आदमी जो है लाहौर, वो ठीक कह रहे हैं कि जी लाहौर में हुक्मरान लाहौर में बैठे हैं, लाहौर में पैसे खर्च कर देंगे, ये आपकी बात ठीक है, लेकिन बात क्या है कि असल अगर आप जड़ से इसको नहीं पकड़ते। सूबे बनाने का फायदा क्या है? देखिए सूबे बनाने का फायदा ये ना कि तमाम लोगों को आप जो हैं जी सूबे में, बंदा इस सूबे में रह या उस सूबे, पाकिस्तान के आइन में एक सिटीजन के जो राइट्स हैं वो जिस सूबे में भी वो बैठा हुआ है और उसको आप तस्लीम करके उसको फुलफिल करें, चाहे भले वो किसी सूबे में है। बात क्या होती है कि जब आप, मिसाल के तौर पे आज तक किसी ने मुतालबा किया किसी बड़े सियासी लीडर ने कि अनटैक्स 2 नंबर मनी भाग के सरकार जब्त कर लो, ये गैर आईनी है, गैर कानूनी, को बात करता है? सूबे बना लें। ब्रेक लेनी है नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
ब्रेक के बाद खुशामदीद। क्लास साहब, शर्जील मेमन कहते हैं कि अगर अल्ताफ हुसैन दूसरे सूबों में नए सूबे बनाने की बात करें तो बिल्कुल ठीक, लेकिन अगर सिंध में सूबे बनाने की बात करें तो ये काबिल कबूल फैसला नहीं है। तो क्या सिंध बाकी सूबों के निस्बत बहुत खुशहाल है? सिंध की हालत तो मेरा ख्याल है तमाम से बुरी है, और मैं खुद सिंध में एक दफ़ा गया हूँ तो मुझे तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा सिचुएशन बुरी लगती है। वो सिंध को यूनाइट रखना चाहते हैं, पहले ना पूरे मुल्क को आप इस तरीके से चलाना चाहते हैं, बिल्कुल ठीक है। कि आप चाहते हैं कि आपकी वो जो कायसा बात करें 1 यूनिट बना दें जी, बिल्कुल इसको दोबारा ले जाएं 70 की दहाई में, ले जाएं 60 की दहाई में, और आपके 2 हिस्से बिल्कुल एक पूरा पार्ट आपसे चला गया था। उस वक्त भी हम यही बात कर रहे थे। अगेन पेट्रियाटिज्म के नाम पे वो बड़ा नारा अच्छा लगता है जी, सारे जो मुत्तहिद होने चाहिए। आपने कभी एक बात पे गौर किया जो पाकिस्तानी या सोसाइटी के साथ हशर किया गया है? हम एक बात करते हैं ये लिसानियत है भाई, ये बताएं ये लिसानियत है तो मैंने और आपने पैदा की है। अगर मेरी ज़बान मुख्तलिफ है, मेरा कलर मुझसे ये डिफरेंट है, मेरा रीजन ये डिफरेंट है या आपका डिफरेंट है, ये खुदा की तरफ से पैदा है की ही एक नेचुरल चीज़ है। जियोग्राफिकल चेंजेस हैं, लोगों का कल्चर चेंज होते हैं, ज़बान दुनिया में हज़ारों ज़बानें हज़ारों कल्चर हैं, और ये डाइवर्सिटी जो है ये ब्यूटी है यूनिवर्स की। हम यहाँ पे चाहते हैं डाइवर्सिटी ख़त्म कर दें जी। भाई सारे लोग पाकिस्तानी हैं, लेकिन आप अगर बलोच की आइडेंटिटी को नहीं मानेंगे, पठान की नहीं मानेंगे, पंजाबी नहीं मानेंगे, उसका ब्राहवी या ना हिंद को, पोठवारी, सराइकी या सिंधी, वो नहीं मानेंगे आपको। आपने गन ले ली, ये पूरी हमारी रियासत का डलीमा रहा है, गन ले ली आपने कहा सबको हमने पाकिस्तानी बनाना है, और खबरदार किसी ने अपनी ज़बान की बात की, अपने कल्चर की बात की, अपने इलाके की बात की। इस तरीके से पाकिस्तान का मॉडल नहीं चल सका, आपके सामने है। तो इसका मतलब लिसानी बुनियादों पर नहीं, इंतज़ामी बुनियादों पर हो तो काबिल कबूल है। साहब मैं एक थोड़ा सा आपको रिस्पॉन्ड करना चाहता हूं। आप शायद समझी नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा, यू डिडंट गेट बिल्कुल आपकी बात ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ लोगों को उनकी ज़बान, उनके कल्चर, इलाके पे फख्र करने दें। लिसानियत कोई बुरी चीज नहीं है। आप और मैं किसी ज़बान के जरिए ही कम्युनिकेट कर रहे हैं। अगर ये बात फिर गूंगों का मुल्क बना ले यहाँ पे, आई एग्री विद यू, आपकी बात 100% ठीक है। आपने गन पॉइंट पे आपने हर बात पे आता है जी, ने शोशा छोड़ दिया जी, आप ना छोड़ें। आपके भारत में इससे ज्यादा सूबे हैं, ईरान में इससे ज्यादा सूबे हैं, मतलब दुनिया में कौन सा मुल्क है जिसने डिसेंट्रलाइजेशन नहीं की। आप क्या करते हैं, पैसा अपने पास रखना चाहते हैं, आप अपने इंतजामी इख्तियारात अपने पास रखना चाहते हैं, लोगों को गरीब रखना चाहते हैं, और जब कोई डिमांड करते हैं कि हमारे लोकल लेवल पे मसाइल हल करें। आप मुझे बता दें, मैं सिर्फ पंजाब की बात करते हैं, 700 बिलियन रुपीस का बजट मिला NFC से, लोगों को पता नहीं होगा। अगर यही 100 अरब रुपया अगर साउथ में वहां पे सूबा बनता है, वहां 13 जिले हैं, एक जिले को कितने पैसे मिलते हैं, जरा इमेजिन करें। तरक्की का लेवल देखें कहां पे चला जाएगा। अभी आप हजारों में देते हैं, लाखों में देते हैं, और बात करें तो कहते हैं ये लिसानियत हो रही है। ये तो फ्रॉड हो रहा है ना, थोड़ी लिसानियत और नेशनलिज्म के नाम पे तो फ्रॉड हो रहा है। बात ये है कि जब नेशनलिस्ट लीडर आके अपने नेशनलिस्ट लीडर आके अपने अवाम को बताते हैं कि आपका इस्तेसाल इसलिए हो रहा है कि आपकी जबान ये है या आपका रंग ये है या आपकी ये नहीं है। मैं आप बलूचिस्तान सबसे पसमानदा। अच्छा, नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला किस चीज पे लड़ते रहे? मेरी बात सुने, नेल्सन मंडेला की 28 साल जो जद्दोजहद किस चीज, आज नेल्सन मंडेला के मुल्क में जाके देख लें, वही गुर्बत है, वही जिल्लत है और वही बर्बादी है। मैं इस पर किसी फिगर्स दूंगा आपको, लेकिन मैं आपसे अर्ज करता हूं, बलूचिस्तान कैसा सूबा है? मैं नाम नहीं लेता एक बलोच सरदार का, मुझे किसी बंदे ने बताया, एक लीडर ने, कि जो वो जब लंदन में बाहर निकलते थे तो जिस रंग के उन्होंने कपड़े पहने होते थे, उस रंग की वो रोल्स राइस में बैठते थे, वो भी बलोची है। और पूरे बलूचिस्तान में मैं फिर बात कहता हूं कि एक MRI मशीन है और वहां वो गुर्बत से मर रहे हैं, वो भी बलोची हैं। तो आपके इस्तेसाल की वजह ना आपका जबान है, ना आपकी रंग है, ना आपकी नेशनैलिटी है, आपकी क्लास है, आपका तबका है। आपको मैं साउथ में जाके दिखा सकता हूं वो बिलियनर्स कि जिनका कोई तलक नहीं है उन लोगों के साथ, जो वहां के रहने वाले हैं, उनका तलक उन लोगों के साथ है। ये तबकाती तकसीम है। इस तबकाती तकसीम को भटकाने के लिए ये कभी लिसानियात का नाम लेते हैं, कभी रंग का नाम लेते हैं, और ये अवाम को बताते हैं कि आपकी चूंकि जबान बलोची है इसलिए अगर इस्तेसाल जबान की वजह से हो रहा है तो बलोच सरदारों का इस्तेसाल क्यों नहीं हो रहा, जिन्हें ये गैस के सारे पैसे मिल जाते हैं? मैं बता निकाय साहब, आपने फरमाया कि बलोच वहाँ पे वो मर्सिडीज गाड़ियों में फिरते। कैद आजम सबसे अमीर तरीन लीडर थे कि नहीं थे? कैद आजम की प्रॉपर्टीज अभी तक पाकिस्तान को उस पर फायदे हो रहे हैं। ही वाज वन ऑफ द रिचेस्ट मैन। फिर कैद आजम साहब पे भी ये फिर उस पर बात हो सकती है जी कि इतने बड़े एक अमीर आदमी ने आके ये गरीब मुसलमानों की क्यों तहरीक चलाई। ये कोई जवाब नहीं बनता कि वो अमीर कैद आजम गैस की रॉयल्टी नहीं लेते थे,
कायद-ए-आज़म एक बहुत बड़े वकील थे, अपने हुनर के पैसे कमाते थे। मैं ये कह रहा हूँ अमीरों का, अरे काजी साहब मेरा पॉइंट थोड़ा सुन लें, इनके कब्जे हैं जमीनों पे। सुन लें, कायद-ए-आज़म किसी कबीले के हेड बन के जमीन पे कब्जा नहीं करते थे। चलिए बात सुन। जी जी, मैं ये कह रहा हूँ सिंपल, जब आप ये बात करते हैं ना, लोगों के दिलों में अमीरों के लिए नफरत पैदा करते हैं कि वो जी देखें जो वो उससे उतर मर्सिडीज से उतरा है, वो फलां से उतरा, हाउ कुड ही रिप्रेजेंट। सिंपल मैं कह रहा हूं कि सारे जरूरी नहीं है कि अमीर लोग जो अगर लीड कर नेशनलिस्ट मूवमेंट को या किसी मुल्क की मूवमेंट को कि वो गरीब हूं, और गरीब आदमी कभी मूवमेंट लीड भी नहीं कर सकते। अपनी रोटी पानी का करें या आपका ख्याल है तरीके चलाएं और जाके जेलों में जाएं और सारी चीज। कौन अमीर नहीं, लीडर तो मिडिल क्लास से ही आए थे। जाके एक आध चोइन लाई को छोड़ दें, अगर चोइन लाई को अगर छोड़ दें, दूसरा बड़ा जागीरदार था, तो मोस्टली तो मिडिल क्लास से आए। काजी साहब ना, काजी साहब इस मुल्क में लोगों को डिलीवरी सिस्टम देने को तैयार हैं, ना उनको फाइनेंशियल पावर देने को तैयार है। नौकरियों को देख लें, मतलब पंजाब के पास 50% नौकरियां हैं। आप कभी साउथ के किसी बंदे से मिले, मेरे पास रोजाना 10 लोग आके बैठे होते हैं, ना उनको नौकरी में कोटा मिलता है, ना उनको फंड्स में कोटा मिलता है, ना उनको डेवलपमेंट में कोटा मिलता है। आपने कहा खबरदार, अगर आपने तरक्की की बात की, आपने अगर अपनी जबान की बात की, कल्चर की बात की, अलहदा राइट्स की बात की, तो मुल्क खतरे में पड़ जाएगा। और हर बात को शोशा कह देना, मेरा ख्याल है पाकिस्तानी मीडिया को ये बहुत गलत ट्रेंड है। इससे हमारी मुआशरे में, हमारी कौमियतों में यहाँ पे अगर मैं आपको पंजाब के कुछ ऐसे इलाकों में ले जाऊं जहां जिंदगी उसी तरह सिसक रही हो जिस तरह तो बात करें तो क्लासेस आप फिर कंसेंसस कैसे हो पाए? आइलैंड है, ये जजीरे हैं, ये जजीरे बने हुए छोटे छोटे, कोई बलोचिस्तान वो उधर कम होंगे, इधर ज्यादा होंगे, इधर आबादी 8 करोड़ है, वरना जिल्लत नसीब में है हर उस आदमी के जो गरीब तबके से ताल्लुक रखता है। साहब अगर मसाइल के हल के लिए इंतजामी यूनिट, छोटे छोटे यूनिट सूबे इतने जरूरी है, तो कंसेंसस क्यों नहीं हो पा रहे सियासी जमातों में? फिर रुकावट कहां पर है? कंसेंसस तो वहाँ पे ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी नहीं था जिस दिन ये पाकिस्तान को और इंडिया को अलहदा बनाने की जा रही थी। आज तक चर्चिल की सबसे बड़ी मशहूर तकरीर वहाँ पे मौजूद है। ये कंसेंसस नाम की क्या चीज़ होती है? इसके बावजूद बनाया गया, इसके बावजूद हिंदुस्तान को आज़ाद किया गया। वहाँ भी पार्लियामेंट में वोटिंग हुई, वोटिंग में डिफरेंस आया। आज भी उठा के देखना, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड वहाँ पे मौजूद है। और चर्चिल की बहुत बड़ी उनकी वहाँ पे तकरीर मौजूद है। उन्होंने अपोज किया था कि मत करें हिंदुस्तान को आज़ाद, इवन देन आज़ाद हुआ। दुनिया में हमने जो इस कल्चर में पढ़ के ना कि कंसेंसस होता है, मेरे घर में कंसेंसस नहीं है। मेरे बच्चे अलहदा बोली बोलते हैं, हो सकता है मेरे और जो घर के लोग हैं उनके अलहदा अप्रोच है। साहब एक बात पे कंसेंसस है, फैसले लेने पड़ते हैं। एक बात पे कंसेंसस है आपकी सारी रूलिंग एलीट का कि लोगों को उनके माशी और सियासी हकूक नहीं तो दे। ये जो एपीसी बुलाई थी, ये जो एपीसी बुलाई थी तमाम मसाइल पर, तमाम इश्यूज पर कंसेंसस के लिए तो बुलाई थी। इसीलिए काजी साहब मैं कह रहा हूं कि इसीलिए यहाँ पे इस्तेसाल हो रहा है कि आपने पावर कंसंट्रेशन कर ली है। आपने लाहौर कराची में पावर रख ली, आपने इस्लामाबाद में रख ली है। आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चकवाल में पावर देने को तैयार नहीं है, वहाँ पे आप लइया में देने को तैयार नहीं है, आप घोटकी में पावर ट्रांसफर करने को तैयार नहीं है। आप एक डिप्टी कमिश्नर डीपीओ पे ट्रस्ट करते हैं, वहाँ के लोकल नाजिम पे ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है जो वहीं का बंदा है। मतलब मेरा लैया का वहाँ के आगे डीसी चकवाल में आपका ख्याल है तरक्की करवा सकता है? नहीं करवा सकता। आपका चकवाल का नाजिम करा सकता है। ये वो बेसिक कंसेप्ट है। खुदा के लिए ये जो हम बार बार कहते हैं, ये ज़बानों से नफरत वो लोग पैदा करते हैं जब वो आके ये कहते हैं लिसानियत हो रही है। ये खुदा की तरफ से डाइवर्सिटी है, ब्यूटी है। दुनिया में थाउजेंड्स ऑफ लोग हैं, इसको हमें मानना पड़ेगा। इसलिए करते हैं, ये तो वारदात है। हम तो आपसे एग्री कर रहे हैं। कहाँ पे नहीं है, मतलब न मैं वही कह रहा हूँ। हमारा मीडिया पर्टिकुलरली, मुझे जो शिकायत है वो पंजाब के मीडिया से। पंजाब का मीडिया ये काम करता है, मतलब ये बहुत सारे हमारे साउथ के लोग मिलते हैं कि अगर वो ये सरायकी सूबे की बात करते थे तो पंजाब के मीडिया ने उसकी टर्म ही बदल दिया, कहते साउथ पंजाब। मतलब है आपने पूरी की पूरी एक लोग हैं, रेस है, वहाँ पे ज़बान है, उसको मिटाने की कोशिश की है। और आज भी पंजाब का मीडिया आप नोट करें, मैं खुद भी लिखता हूँ बाज़ दफ़ा चीज़ें, अगर मैं सरायकी का लिखता हूँ तो काट देते हैं उसमें जनूबी पंजाब कर देंगे। इस एटीट्यूड के साथ ये मेरा नहीं ख्याल कि कोई हेल्दी किस्म का यहाँ पे डिवीजन हो सकती है, बातें हो सकती हैं। ना डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स बनाने को तैयार हैं, ना प्रॉपर बलदियाती आप वहाँ पे इदारे देने को तैयार हैं, ना नौकरियों को आप शिफ्ट करने को तैयार हैं रूरल एरियाज़ की तरफ। उसका नुकसान क्या हो रहा है? तमाम लोग रूरल एरिया से उठ के बड़े शहरों में आ रहे हैं। आपके बड़े शहरों में कैपेसिटी नहीं है कि उनको ऑब्जर्व करें, और आपकी ज़्यादा बर्बादी हो रही है। शुरू में बात आपने कि अनइवन डेवलपमेंट है। आपके जो अब सारे के सारे लोग कराची भाग रहे हैं, लाहौर भाग रहे हैं। अगर आप ये फैसिलिटीज एक जिस तरह हम जदीद नेशन स्टेट हमने रिनेसांस के बाद या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद अमेरिका में देखी कि अगर आप छोटे से गांव में भी गए तो उन्होंने वहां पे फैसिलिटीज सारी दे दी, तो लोग एक तो हिजरत नहीं करते। आपका इशू ये है कि आपका इकोनॉमिक सिस्टम इतना खराब है कि वो एक तरक्की के टाइनी जजीरे पैदा करता है, उसके ऊपर दौलत का ढेर लेके सियासत करने लोग आ जाते हैं और वो हमें कहानियां सुनाते हैं कि जी बस आप तो इसलिए मारे गए क्योंकि आप पंजाबी बोलते हैं या सराइकी बोलते हैं। बुरी चीज नहीं है सियासत करना।
काजी साहब पाकिस्तान सियासत के जरिए बना था, दुनिया के मुमालिक सियासत के जरिए चलते हैं। मतलब सियासत करने को हमने गाली बनाया जो नवाज शरीफ साहब की अभी आपने बात भी की। के आड़ में जब आप कारोबार करते हैं, जब आपके ऊपर कार्टल्स मुसल्लत हो जाते हैं जिनका असल काम दिहाड़ी लगाना होता है, माल बनाना होता है, और उधर आके मैं तो कहता हूं ये पैगंबरों का पेशा है, ये पैगंबरों का पेशा है, ये कब से ताजरों का बन गया। तो जब तक ये बहाल नहीं होता और हम ये जो अताई हैं सियासत में से ये दाएं बाएं नहीं होते, तो हम इसी तरह लड़ते रहेंगे रोज सुबह बैठ के। क्लास साहब जी, क्लास साहब बढ़ते हैं आगे। अब इस पे जी कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं आप? आपकी हंसी बता रही है। काजी साहब की मेरी इस पे लड़ाई चलती रहेगी, पहली और आखिरी लड़ाई थोड़ी है, हम फिर किसी बार दोबारा लड़ लेंगे। लेकिन क्लास साहब मुस्लिम लीग नून में, आखिरी मेरा सवाल, मुस्लिम लीग नून में ये फीलिंग क्यों आती है कि जब सराइकी सूबा बनाने की जब भी पीपल्स पार्टी ने बात की तो उन्हें ये क्यों हमेशा लगा कि लिसानी बुनियादों पर अलहदा सूबा बनाना चाहते हैं? ये मुस्लिम लीग नून की एक तो शाहजहां आपका बहुत शुक्रिया कि ये पहली दफ़ा मैंने बड़े अरसे बाद सराइकी सूबा की बात सुनी है। अदरवाइज मैंने कहा ना कि इसको क्वेन कर दिया गया है जनूबी पंजाब। आज सराइकी का लफ्ज़ भी लिखे हैं, बोले भी लिखे तो इस पर सेंसर हो जाता है, हमारा पंजाब का मीडिया उसको सेंसर कर देता है। ज़रूर नहीं। नंबर एक, बहुत आपने अच्छा सवाल किया है। भाई सराइकी सूबा बनाना ये लिसानियत है, मान लेते हैं, बिल्कुल है जी, बहुत बड़ा बुरा काम है। फिर KPK का जब नाम रखा गया, खैबर पख्तूनख्वा रखा गया था, इसी मुस्लिम लीग नवाज ने वोट डाला था 2/3 उसमें तरमीम में। क्यों डाला था? उस वक्त आपको पठानों की आइडेंटिटी आपको ठीक लग रही थी, बाकी सूबों को आपको आइडेंटिटी ठीक नहीं लगती। अगर आप लिसानियत के खिलाफ है नवाज लीग और ये कहते हैं शोषा छोड़ा जा रहा है, फिर KPK के नाम में क्यों इन्होंने वोट डाला था? ये 3 साल पहले की बात है। इसलिए डाला था कि नवाज शरीफ साहब ने तीसरी दफा वजीर आजम बनना था, इसलिए KPK को मान लिया गया। आप क्योंकि यहाँ पे साउथ में से आपको सराइकी इलाकों में से ऐसा बड़ी वो सपोर्ट की जरूरत नहीं है। ANP बाचा खान की पार्टी थी, अब ये कभी चांद नजर आया या नहीं नजर आया, या KPK पे इसने सारी सियासत की और इलेक्ट्रेट ने उठा के बाहर फेंक दिया। मुझे ये बताएं, रवांडा का नाम फ्रांस रख दें तो क्या फर्क पड़ेगा? ये हमें उलझाए रखते हैं। आप किसी बदतरीन जगह का बड़ा खूबसूरत कोई अच्छा सा रख लो अपने वीराने का नाम। इन वीरानों को आबाद करना है, ये इकोनॉमिक वेस्ट लैंड जो है इसको हमने जिंदा करना है। ये सारी जो उगी हुई है ना, ये जो इसमें सारी ये जो बूटियां सी उगाती हैं, जड़ी बूटियां, ये सब खत्म हो जाएंगी अगर हम इसे यहाँ पे एक अच्छी मैशत उस्तवार कर पाएंगे। मुझे ऐसा मसले हल हो सकते हैं, लास्ट छोटे मसले हल हो सकते हैं। पंजाब को 700 रुपया मिला है ना सर, या यहाँ पे इनको मिला है 300-400 रुपया, सिंध को मिला है दूसरा। ये ब्रेकअप देना हमें कि इनको 700 रुपया मिला है, इन्होंने किस किस डिस्ट्रिक्ट को कितने कितने पैसे दिए हैं और किस बेसिस पे दिए, पता चल जाएगा आपको सूबे क्यों मांगे जाते हैं पाकिस्तान में। ठीक है नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि तालिबान ने मुज़ाकरात के लिए किन शराइत पर गौर करना शुरू किया है, कौन से मुतालिबात सामने रखे हैं, इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। DG खान से कॉलर है हमारे साथ वाहिद बख्श। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। वाहिद भाई ससरानी बात कर रहा हूँ DG खान से। जी बोलिए। मेरी गुजारिश है, कलासरा साहब जो बात कर रहे हैं ना, वो ये है कि ये पंजाब अपर पंजाब वाले जो है ना सारी नौकरियां इन्हीं को मिल जाती हैं। हमारे एक नुमाइंदे ने पहले जो जमशेद दस्ती साहब ने कहा कि ये पंजाब वाले जो है सारे अफिसर सारे अफिसर पैदा करते हैं और हमारे इतने एजुकेटेड लोग जो है ना बगैर मुलाजमत के फिर रहे होते हैं। ये जो अभी बल्दियाती निज़ाम को ख़त्म किया है, नया बल्दियाती निज़ाम लाया गया है ना, ये सारे जो है ना पैसा यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा मरकज में और हमारे यहाँ जिले और तहसीलें ये खाली रहने के काम नहीं होंगे। हमारी गुजारिश ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। क्लास साहब डिस्क्रिमिनेशन की बात की है इन्होंने। मैंने ये काजी साहब को याद होगा, आपने वो कॉलम पढ़ा होगा, डेरा गाजी खां के वहाँ पे स्पेशल एक स्कूल है, वहाँ पे बच्चों का 700 वहाँ पे स्पेशल चिल्ड्रन है, उसमें बेचारे नबीना हैं, उसमें ये मेंटली तौर पर थोड़े से लो हैं, कुछ हैंडीकैप हैं। उनकी 11 उस्तानियों को वहाँ पे लगाया गया था एडहॉक बेसिस पे कि बच्चों को पढ़ी लिखी बच्चियाँ थी डेरा गाजी खां की। और नासिर खोसा साहब जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं इस वक्त नवाज शरीफ साहब के, ये उस वक्त चीफ सेक्रेटरी थे ये, और इनका तल्लुक DG खां से है।
इन्हीं मसूफ ने, नासिर खोसा साहब ने समरी तैयार करके शहबाज शरीफ को भेजी कि पंजाब के पास बजट नहीं है तो इन 11 उस्तानियों को डिसमिस करें। उन 11 उस्तानियों को डिसमिस करवाया नासिर खोसा साहब ने, और आज वो उसी सिले में यहाँ पे वो लगे बैठे हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी लगे बैठे हैं। जब डेरा गाजी खान चीफ सेक्रेटरी लाख के भी अपने इलाके के लोगों को 11 उस्तानियों का कितना बजट, इसके लिए मैं नजम सेठी साहब से मिला, उनसे रिक्वेस्ट की, शहबाज शरीफ साहब की समरी साइन की हुई, और पंजाब की ब्यूरोक्रेसी ने लिख के दिया फाइनेंस ने कि हमारे पास पैसे नहीं है। और काजी साहब ठीक कहते हैं कि वहां से गवर्नर अहमद महमूद ये आए थे जो अभी गवर्नर साहब थे, तो मसूफ ने एक वहां से समरी भेजी कि मुझे 5 करोड़ रुपया दें, मैंने वाल्टन में जो वहां पे एकेडमी है, सर्विस एकेडमी है, मैंने ब्यूरोक्रेट्स के फंक्शन में जाना है, मैंने अनाउंस करना है। वो 5 करोड़ रुपया वहां पे दे के वाल्टन के एकेडमी में, लेकिन अपने इलाके के लोगों के लिए उनके पास 11 उस्तानियों के लिए पंजाब की ब्यूरोक्रेसी के पास अपने तबके के लोगों के लिए पैसे नहीं था, उनके तबके के लिए लोगों के, और फिर कितना इस्तेसाल जहां जागीरदारी डीएमजी के लिए पैसे थे, ये जरा देखें, डीएमजी के लिए पैसे हैं, पुलिस के लिए पैसे हैं, वो उन्होंने दे, पंजाब की ब्यूरोक्रेसी ने भी नहीं रोका, उन्होंने भी नहीं कहा हजूर 5 करोड़ रुपया आप कैसे दे रहे हैं इनको डीएमजी वालों को और इनको पुलिस को, वो दे के और उनके लिए 11 उस्तानियों के जो कि स्पेशल चिल्ड्रन है, और हमारे यहाँ सराइकी इलाकों में कजन मैरिजेस बहुत ज्यादा होती हैं, जिसकी वजह से ये बच्चे जो बेचारे ब्लाइंड पैदा होते हैं, हैंडीकैप पैदा होते हैं, अवेयरनेस नहीं है लोगों में, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। 11 उस्तानियों को उन्होंने नौकरी नहीं दी, डिसमिस किया, नौकरियों से निकाला कि हमारे पास फंड नहीं। निकालने वाले कौन थे? नासिर खोसा साहब जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी लगे बैठे हैं यहाँ पे। ये तो हालत है। आखिरी फिक्रा, वहां से जो जागीरदार जीत के आते हैं ना, वो तख्त लाहौर के साथ ही हाथ में ला लेते हैं। आगे बढ़ते तो फिर तख्त लाहौर क्यों मिलाता है उनके साथ? काजी साहब की रेमिड में क्यों उनको एंटरटेन किया जाता है कि ना करें ना, उनको कहें आप अपने इलाकों नहीं, लाहौर से हाथ मिलाने वाले जागीरदार या वो उधर वो एक ही हैं, वो उनको कहे ना सर, वो उनको कहें, उनकी मतलब उन्हें सोल खरीदी हुई है, उनको छोटे छोटे बेनिफिट दे के किसी को। छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद नाज़रीन खुशामदीद। हम सूबे बनाने की बात कर रहे थे तो ब्रेक के दौरान रऊफ क्लासो साहब को मैसेज आया। एक्स एमएनए है शीरी अरशद, मुस्लिम लीग नून की एक्स एमएनए है बहावलपुर से, वो हमारा प्रोग्राम देख रही थी और उन्होंने मैसेज किया कि वो सूबे बनाने के हवाले से, नए सूबे बनाने के हवाले से हमारे प्रोग्राम में कुछ बात करना चाहती है। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया शीरी अरशद साहबा, क्या कहना चाह रही है अपने नए सूबे बनाने के हवाले से? हम तो ये बात कर रहे थे जी, वालेकुम सलाम, कि मुस्लिम लीग नून जो है वो फील रहती है मुस्लिम लीग नून में कि लिसानी बुनियादों पर सूबे बनाए जा रहे हैं। नहीं, मैं आपका प्रोग्राम देख रही थी और रऊफ क्लासरा साहब भी सराइकी हैं, मैं भी सराइकी हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, इस वक्त प्रेजेंट सिचुएशन में 2-3 बहुत बड़े इश्यूज हैं, जैसे लॉ एंड ऑर्डर एंड इलेक्ट्रिसिटी। इस सिचुएशन में, और मैं बहुत बड़ी सपोर्टर हूँ सूबों की, और मैं 5 साल असेंबली में भी इसके ऊपर बोलती रही, लेकिन मैं ये बात गलत इम्प्रेशन है कि ये सूबों के बारे में, आई वांट टू क्लियर इट, कि PMLN की जो गवर्नमेंट है पहले भी और अब भी, इन्हें हमारे इलाके के मसाइल का बहुत ख्याल है, और जो हमारी इस वक्त प्रेजेंट गवर्नमेंट है उन्हें सराइकी लोगों का और साउथ पंजाब के इश्यूज का बहुत ख्याल है। अगर आप नोटिस करें, पिछले दौर में भी आज भी सबसे ज्यादा टाइम जो है चीफ मिनिस्टर साहब साउथ पंजाब के इश्यूज पे देते हैं। जैसे आप फ्लड्स पे देख लें, डेवलपमेंट पे देखते हैं। थोड़ा सा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जैसे KPK है, सराइकी हमारा साउथ पंजाब है, इस पे जो गवर्नमेंट इस पे काम करती है उनको भी थोड़ा सा हाईलाइट किया करें, क्योंकि वहाँ के लोगों को एक सवाल है आपसे। आपने कहा कि नवाज लीग का बड़ा फोकस है और 5 साल हुकूमत रही है इनकी वहाँ पे पंजाब में। बिल्कुल। आपके जो डाटा मेरे पास आया था और हमने स्टोरी ब्रेक की थी, आप बहावलपुर से, मैंने एक और मेरा ख्याल परवीन भट्टी साहबा भी हैं, अब परवीन भट्टी साहबा भी हैं, आपको जो करोड़ों रुपए के फंड मिले थे वो KPK के कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपको कहा गया था कि बहावलपुर में खर्च नहीं करने आपने, और मैनसैरा एबटाबाद में वहाँ कैप्टन सफदर साहब की कंस्टिट्यूंसी में देने आपने दिए थे पैसे? मैं आपको, देखिए मेरी बात सुने, आप आज यूं करें, मेरा जो हल्का है वो अहमदपुर शर्किया है। इस वक्त वहाँ पे जो मैंने उस पे पंजाब गवर्नमेंट से फंड लेके आपने फंड्स ट्रांसफर, आपने भावलपुर के फंड्स ट्रांसफर किए मैनसैरा एबटाबाद अपनी लीडरशिप के कहने पे कि नहीं किए? आपके पैसे मैनसैरा एबटाबाद में लगे कि भावलपुर में लगे?
कलासरा साहब प्लीज लेट मी, मुझे फिर बात करने देना, ये तो फिर ज्यादती होगी। पंजाब मैं सवाल पूछे आपसे। जी आप मुझे इसका जवाब देने देना। इंस्टेड मैंने पंजाब गवर्नमेंट से फंड किए। अहमदपुर शर्किया में आप देख लें कितनी सड़कें अभी तक मेरे नाम से बोर्ड लगे हैं। वहाँ पे आप देखें कि पूरी जो कोर्ट्स की सड़कें हैं वो सारी पक्की पंजाब गवर्नमेंट में मेरे नाम से, मेरे फंड से हुई हैं। मैं यही चाहती थी कि आपको मैं बताऊं कि वहाँ पे प्लीज आप कहना चाह रही हैं कि बहावलपुर में, आप कहना चाह रहे हैं बहावलपुर में पैसों की जरूरत नहीं रहेगी, लिहाजा आपने करोड़ों रुपए जो आपको फंड मिला पीपल्स पार्टी हुकूमत की तरफ से आपने उठा के मंशहर हैदराबाद इसलिए भेजे कि बहावलपुर को डेवलपमेंट की जरूरत नहीं है मजीद। डोंट टेक वर्ड्स, आप गलत बात कर रही है। मैं आपको कहना चाह रही हूँ कि मैंने पंजाब गवर्नमेंट से फंड लिए और सारे साउथ पंजाब पे लगाए और वो लगे हुए हैं, बोर्ड लगे हुए हैं। प्लीज एक दिन प्रोग्राम करके उनको हाईलाइट करें ताकि आपको भी क्लियर हो। मेरे इलाके के बहुत शुक्रिया शहबाज जी, जरूर क्लास साहब इस पर जरूर किसी दिन फैक्ट्स और फिगर्स लाके तो इस पर जरूर किसी दिन पूरा प्रोग्राम करेंगे। जी आगे बढ़ते हैं क्लास साहब, अभी हमने बात करनी है, आज 9/11 भी है, कायदे आजम की आज बरसी भी है। टाइम वक्त हमारे पास बहुत कम है लेकिन इन दो इश्यूज पर हमें बिल्कुल ज़रूर बात करनी है। आज का दिन 9/11 पाकिस्तान जिन हालात में है, जो हमारे कबायली इलाकों का कैसा हाल है, आज के दिन की वजह से हाल है। और आज हम तालिबान से मुज़ाकरात की भी बात कर रहे हैं जो इन्होंने हमारे मुल्क का जो हशर किया है। और इन मुज़ाकरात का मैं आपको बता दूँ कि किन शराइत पर वो गौर कर रहे हैं। इनमें है कि मतलूब जितने भी तालिबान हैं इनके लिए आम माफ़ी का ऐलान किया जाए, पाकिस्तान को अमेरिका के इत्तेहाद से बाहर निकलना होगा, ऑपरेशन के दौरान जितने भी कबायली इलाके हैं तबाहशुदा घरों की मरम्मत और सरकारी अदालतों में शरई अदालतों का क़याम। जितने भी ये मुतालबात सामने रखे जा रहे हैं, क्या ये काबिल कबूल है? देखिए इसमें असल में जो बात जो आज रिपोर्ट हुए हैं उसमें ये जो असल जो नाजुक नुक्ता था वो ये कि जिस तरह सूफी मोहम्मद साहब ने कह दिया था जी कि हम आपके आइन को नहीं मानते आप ये, तो इसमें से लगता है कि वो भी जो है थोड़ा सा एक सॉफ्ट पोजीशन लेके सामने आ रहे हैं। लेकिन बात ये है कि ये क्या वर्केबल होगा या नहीं होगा, ये किस तरह हम चलेंगे। आज मुल्ला बरादर जो है अब्दुल गनी बरादर, उनको भी हम रिहा करने की बात सरताज अजीज साहब कर रहे हैं। ये कहाँ तक हम इसमें कामयाब हो सकेंगे, इट इज़ येट टू बी सीन, एक बात। और दूसरी बात ये कि हम उन्हें डिसआर्म कैसे करें। चले हमारी फौज तो वापस आ जाएगी, क्या वो तैयार हो जाएंगे डिसआर्म होने के लिए? क्या वो जो भी हमारा जो सिविल या रियासती जो नज़्म व नस्क है उसको तस्लीम कर लेंगे? आई थिंक दैट इज जी क्लास साहब। काज साहब की मेरा ख्याल है बड़े वैलिड पॉइंट उठाया काज साहब ने आज, बल्कि मैं पढ़ रहा था ज़ाहिद हुसैन साहब हैं, बहुत टॉप के जर्नलिस्ट हैं। आज उनका डान में एक फ्रंट पेज बड़ा एक कमेंट छपा, उन्होंने तो शिकस्त से ताबीर कर दिया साहब, वो तो कहते हैं हमें शिकस्त होगी जी। काज वो तो कह रहे हैं कि हमें यही कहा ना कि ये वो यही कह रहे हैं जो उनका थीसिस है कि जिन्होंने हज़ारों लोगों को मारा है, जिन्होंने सारा का सारा किलिंग्स किए हैं, कोई रिग्रेट्स नहीं है। और आपका ये सेल आउट है या रिकन्सिलिएशन है कि आपने अपने शहीदों का, अपने फौजियों का लहू बेचा है या आप उनको पीस खरीदने जा रहे हैं। सो एक वो बड़ा इंतहाई आज ज़ाहिद हुसैन का बड़ा कम्प्रिहेंसिव इस पे APC पे रिव्यू है। और दूसरी बात यह है कि इस पे ये सना बलोच साहब हैं जो सेनेटर भी रहे हैं यहाँ पे, अख्तर महंगल साहब की पार्टी पे हैं, उन्होंने बड़ा एक ट्वीट किया था 2 दिन पहले और बड़ा मेरा ख्याल है इंपॉर्टेंट ट्वीट है जिस पे हमें गौर करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा जी एक तरफ तो तालिबान को रिहा किया जा रहा है जिन्होंने 40,000 से ज़्यादा पाकिस्तानियों का उनमें आता है कि उनका रोल रहा है जब उन्होंने बम्बिंग की है पाकिस्तान में। दूसरी तरफ जो बलोच यूथ है उनको डिटेन भी किया जा रहा है, उनको गिरफ्तार भी किया जा रहा है और बहुत सारे इल्ज़ामात हैं वो सामने आ रहे हैं, मिसिंग हो रहे होते हैं। सो ये किस तरह की पॉलिसी हम परसू कर रहे हैं कि एक सूबे में तो हम पीस चाहते हैं और हम वायलेंस से हम निकलना चाहते हैं। फेयर एनफ निकलना चाहिए, वायलेंस किसको सूट करता है कि ये किसी को भी नहीं करता। एक सूबे KPK में तो हम समझते हैं वायलेंस हो रहा है, हमने इसको पीसफुल बनाना है, लिहाजा हम जो अब हमने पकड़ के रखे हैं तालिबान उनको भी रिलीज करेंगे, हम कंपनसेशन भी देंगे, उनको बिजनेसेस भी सेटअप करके देंगे, चिंची रक्षा भी लेके देंगे, उनको हम बाकायदा प्रॉपर तरीके से हम इवन जनरल स्टोर भी खोल के देंगे, जो उनकी डिमांड्स होंगी मीट करेंगे। दूसरी तरफ आपका बॉर्डरिंग सूबा है KPK के साथ जो आपका बलूचिस्तान है, उसके बारे में हमारी पॉलिसी बड़ी डिफरेंट है। उसके बारे में ना APC में बात होती है, ना इलामे में कहीं पे इस तरीके का कोई मेजर इनिशिएटिव का जिक्र है। सो मेरा ख्याल है ये जो हम उसमें डिस्टॉर्शन कर रहे हैं कि बलूचिस्तान की कंप्लेंट्स को एड्रेस नहीं किया जा रहा, वहाँ पे मैसिव पैमाने पे गिरफ्तारियाँ हैं या लोगों की शिकायत आ रही हैं, और दूसरी तरफ आप तालिबान को रिहा भी कर रहे हैं, अपीज भी कर रहे हैं, मना भी रहे हैं, उन्हीं की शरायत पे करने को तैयार हैं। ये मेरा ख्याल है रियासत और रियासती इदारों को ज़रा इस पर भी गौर करना चाहिए। सनाउल्लाह बलोच का जो ट्वीट है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जिस पर गौर करने की जरूरत है। अच्छा 9/11 की तल्ख यादें, इस पे भी बात कर लें थोड़ी सी। 9/11 के हवाले से मैं बात करना चाहता हूँ क्लास साहब। 9/11 भी हुआ, क्या हुआ? पहले हमने इनकी मदद की, मुजाहिदीन बनाए, फिर हमने ये दहशतगर्द बना दिए, आज फिर इनसे हाथ मिलाने जा रहे हैं, मुल्ला बरादर भी जा रहे हैं सारे, कल इनके साथ कोलिशन भी बना लेंगे। ये ड्रामा क्या था?
ये क्या करते रहे हम, और ये जो और कब तक 9/11 के नताइज ऐसे ही भुगतने पड़ेंगे क्लासरा साहब? नहीं, ये तो इस पे काजी साहब का मैं चाहूँगा स्पेशल एक उनका है, और काजी साहब की एक्सपर्टीज भी है, ज़्यादा स्टडी भी है, बात तो ठीक है। ये सवाल मेरा ख्याल अमेरिकन को अपने आप से भी पूछना चाहिए, अमेरिकन को अपने आप से भी पूछना चाहिए कि आज फिर वो 9/11 है और उनकी कांग्रेस में उनकी ओबामा साहब की स्पीच आ रही है उसी पे कि हमने सीरिया पे क्यों अटैक करना है, कैसे करना है। सो कहीं ना कहीं पे बैठ के अमेरिकन को भी अपनी पॉलिसीज को रिव्यू करने की जरूरत है। क्या दुनिया बात की क्लासरा साहब आज वो भी इशारा करें, नाम तो नहीं लिया उन्होंने, वो कह रहे हैं कुछ ताकतें जो हैं वो, तो इसका मतलब ये है कि जो ये हम कभी कभी शक पड़ता है यकीन की हद तक कि ये टेररिज्म को इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी है, इसे जान कैसे छुड़ाएं हम, क्योंकि ये इसकी आड़ में दुनिया में ये फौजें फैलाते हैं, जो स्ट्रेटेजिक जो मकामात हैं वहां पे ये कब्जे करते हैं, और पैसिफिक रिम में लड़ाई है चाइना की और अमेरिका की, आइंदा असर नफूज दुनिया पे किसका होगा? हमें टेररिज्म की गोली दे रहे हैं, कभी ड्रोन फेंक के हमें कहते हैं आराम से बैठो। मेरे ख्याल में खासी बड़ी जिम्मेदारी है। आपने नाम लिया वो चौधरी निसार अली खान साहब को, तो मुझे याद आ गया कल वो स्टोरी हमने भी यहाँ डिस्कस की थी, वो मेरा ख्याल इसके साथ मैं जोड़ता जाऊँ। कल हमने डिस्कस की थी कि सब्जी मंडी में भत्ता लिया जा रहा है, कल उस पर आपने स्टोरी को हाईलाइट किया था। तो कल चौधरी निसार अली खान साहब ने शाम को उस पर आर्डर किए थे कि फौरी तौर पर भत्ता माफिया के खिलाफ, उस खबरें भी अखबार में आ रही थी, हमने भी उसको फॉलो अप किया कि फौरी तौर पर उन्होंने कुछ गिरफ्तारियां की हैं जाकर सब्जी मंडी में। और कल एक और बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ इस्लामाबाद में, जिस पर मेरा ख्याल हमारा मीडिया का फोकस नहीं किया, कि कल पुलिस के हाथ में एक बंदा मारा गया है, राइट रॉन्ग वो बाद में फैसला होगा। तो लोगों ने 2 पुलिस वालों को पकड़ के उनके सारे ईंटों के साथ उन्हें ईंटें मार मार के कल उन्होंने उनको कत्ल किया है। बड़ी ब्रूटलाइज हो रही है। इसलिए चौधरी निसार अली खान साहब से ये चौधरी निसार अली खान साहब से मेरी गुजारिश है, मैं बड़ा एहतराम करता हूं उनके बयानात में मुझे थोड़ा सा यकीन अब कम होने लग गया है कि पिछले उन्हें 4-5 हफ्तों में जिस तरह के एक दिन एक बयान देते हैं, दूसरे दिन दूसरा, तीसरे दिन चौथा, इसलिए मुझे तो उनके स्टेटमेंट पे थोड़ा सा डाउट होना शुरू हो गया। एक मेरी बात सुन लीजिएगा, मुझे एक बात याद आ गई है। इस्लामाबाद पे फोकस करने की जरूरत है, इस्लामाबाद को मॉडल सिटी बनाए, वो इस्लामाबाद पे फोकस रहे, फिर दूसरे सूबों को दूसरे इजला में ठीक कर सकते हैं। अगर यहाँ पे ये काम शुरू हो गया है कि 2 पुलिस वालों को ईंटें मार मार के लोगों ने कर दिया है, तो इट्स वेरी अलार्मिंग। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। टॉपिक हट गया। मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिन्ना, आज उनकी बरसी है। बहुत ही अफसोसनाक दिन था जब उनकी वफात हुई, और कहा जाता है कि आलम इस्लाम के लिए रंज का जो गम का दिन था। क्लास साहब एक वो लीडर थे और एक आज के हमारे मुझे इजाजत दीजिए क्लास साहब, मैं एक एलेक्स वॉन टन्जलमैन की किताब से एक वाकया नकल करना चाहता हूँ। एक मैंने भी वाकया सुनाना है काजी साहब, आपके वाकये के बाद मैंने भी एक वाकया सुनाना चाहता हूँ काजी साहब। मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो है उन्हें देख के ना, अब लोग कहते हैं लोग घड़ियां ठीक करते थे, तो वासरा हिंद से उनकी मुलाकात थी, एलेक्स लिखती हैं, तो वो बहुत लेट के जानबूझ के, तो किसी शख्स ने पूछा कि हुजूर आप तो बड़े वक्त पे आते हैं, तो क्या हुआ? उन्होंने कहा मैं जानता हूँ, मैं जरा इसको जो लॉर्ड माउंटबेटन है इससे स्नब करना चाहता था। आई वांटेड टू टेल हिम कि मैं उसे कितना डिसलाइक कर। तो बात ये है कि एक वो लीडर थे, और साथ में ये बात भी ऐड कर दूं कि उनकी फाइनेंशियल इंटेग्रिटी की जब हम बात करते हैं, और फिर यहाँ ले आइए कौन सा ऐसा लीडर है जिसका नैब में अरबों रुपए का नहीं पड़ा हुआ, और हैं सारे कायदे-आज़म के वारिस बने हुए हैं। तो फिर जो जिल्लत हमारा मुकद्दर है, तो जब हम ये कहते हैं कि हम अताइयों के हाथ लग गए हैं क्लासरा साहब, तो मैं कुछ ज्यादा गलत तो नहीं कहता, क्या कहेंगे? अब आप ही वाकया सुना दीजिए। आई एग्री विद यू। मुझे ये वाकया सुनाया था, मैंने इस पर शायद कॉलम भी लिखा है। मुझे ये गफूर मिर्ज़ा साहब हैं, वो रिटायर हो गए थे, फ्रांस सेक्रेटरी थे, ये बैंक ऑफ पंजाब के भी अभी जाके चेयरमैन लगे थे इनके, ये नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में वहाँ पे पंजाब में। उन्होंने कहा कि मैं जब वहाँ पे ये कबीना में ये आर्काइव्स में लगा, जाके आर्काइव जो सेक्शन है इनका, तो मैं वहाँ पे टाइम मेरे पास होता था, मैं बैठ के फाइलें पढ़ता रहता था पुरानी। तो एक फ़ाइल इनके पास आई जिस पे चेक लगा हुआ था क़ायद आज़म साहब के सिग्नेचर का। फ़ाइल ये थी कि जब ये ज़ियारत में थे तो कुछ खा पी नहीं रहे थे क़ायद आज़म, तो उस पर उनके जो ये मौले थे वो बड़े परेशान हुए कि ये खाएंगे नहीं तो इनके इम्यूनिटी लेवल मजीद गिरता जाएगा, तो सेहत ठीक नहीं होगी। तो किसी ने बताया कि 2, ये मेरा ख्याल है, ये रिमेंबर, ये करेक्टली फैसलाबाद के थे, 2 वहाँ पे कुक थे जिनके क़ायद आज़म का खाना उनको बहुत पसंद था, उन कुक का। उन्होंने क्या किया कि वहाँ पे उनको ये ट्रेस किया गया, जो बावर्ची थे जिनका खाना क़ायद आज़म साहब को बहुत पसंद था, उनको ज़ियारत लेके गए, वहाँ पे उन्होंने खाना बनाया, उनको पेश किया गया। जो ही क़ायद आज़म ने वो ये खाना चखा, उन्हें फील हुआ कि ये तो टेस्ट तो वही है बावर्ची। उन्होंने फौरी तौर पर रोक कर पूछा कि ये बावर्ची कहाँ से है, किसने खाना बनाया है? उन्होंने बताया कि वो हम बावर्ची लेके आए और उन्होंने बनाया। उन्होंने कहा जी आपने मेरे लिए इतना बड़ा एक्सपेंडिचर किया है, उनको बुलाया है रियासत के खर्चे पे महज 2 वक्त का खाना बनाने के लिए, और जितना खर्चा आया क़ायद आज़म साहब ने डिटेल मांगी, बाकायदा चेक काटा उस पर कि ये चेक लें कि रियासत के पैसों से, टैक्स पेयर के पैसों से मेरे ऊपर आप इस तरह का खर्च नहीं कर सकते। गफूर मिर्ज़ा साहब के बकौल, जो मेरा ख्याल आवाज़ दोस्त में वाक़या ये शायद उन्होंने मुख्तार मसूद साहब ने भी कोट किया है,
उनका ये कहना था कि कैद आज़म ने बाकायदा चेक दिया उसका जो बावर्चियों पे खर्चा है, तो और कहा कि इनको वापस भेज दें। आज तक वो चेक जो है आर्काइव्स की फाइलों में मौजूद है। ये सिंपली मैं बता रहा हूँ, एक तरफ या कितने बड़े जो आपने बात की अताई सियासतदान आ गए, एक हमारे लीडर थे जिन्होंने कौम बनाई थी कि उन्होंने इतना नहीं अफोर्ड किया कि 2 बावर्ची आए हैं मेरा खाना पकाने के लिए, और उसके बाद से आज तक ऐसी कोई मिसाल नहीं मिली। उसके बाद से आज तक ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलेगी। साहब ये बताएं कि वासराय हिंद तो बहुत ताकतवर आदमी था, पूरे बड़े सगीर का हुक्मरान था और उसे वो सुनब कर रहे थे। यहाँ तो जो वो एन पैटरसन जो है उसकी आगे हमें समझ नहीं आती। वी आर फॉलोइंग ऑन ईच अदर टू फॉलो देयर डिक्टेट्स। और कोई बात अमेरिका बहादुर कह दे सही और हम जो है आगे लगे, तो फिर हमारे साथ जो हो रहा है वो मेरे ख्याल में ज्यादा नाकाबिल समझ नहीं है। काजी साहब, मैं जो बार बार बात एक ही कहता हूँ इंतहाई विद लॉट ऑफ रिस्पेक्ट कि सर ये सिर्फ हम नहीं है, दुनिया है। आपको पता है क्या ये ब्रिटेन वैसे नहीं कि ब्रिटेन अब जाके थोड़ी सी उन्होंने उनकी पार्लियामेंट ने कोई गट्स दिखाए, अदरवाइज अफगानिस्तान इराक पे तो उनकी, लीबिया पे इवन आप देख लें, इवन मिस्र पे देख लें, उनकी पार्लियामेंट ने वही कुछ किया जो अमेरिकन उनको कह रहे थे। या ऐसे आप फ्रांस को देख लें, इवन चाइनीज को देख लें, रशियंस को देख लें, दुनिया सर मफादात पे चलती है। हम इसके अपनी फॉरेन पॉलिसी को गुलामी और मफादात पे चलती है सर, तबके के मफादात पे चलती है। अब तो क्लास के मफादात पे चलती है, अवाम के मफाद पे नहीं चलती, मुल्क के मफाद पे नहीं चलती। यहाँ पे इसलिए चीजें हमें इम्पोर्ट करना चाहते हैं कि हमें किक बैक्स चाहिए। बहरहाल क्लासेस साहब, कायदे-आज़म की सोच और उनके उसूलों को हमारे अगर आज के मौजूदा लीडर्स अपना लें तो मेरा ख्याल पाकिस्तान को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। प्रोग्राम का बहुत सी स्टोरीज रह गई है, मैं सिर्फ टीजर दे दूं कि ये जो इकोनॉमी की स्टोरी है ये भी हम कल करेंगे, जो कैसर नदीम साकी की स्टोरी जो थी जो वहाँ पे उसको भी हम कल देखेंगे। क्लासेस साहब की भी स्टोरीज हैं, वो भी इंशाल्लाह हम कल अपने प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक दीजिए खबर@दुनिया TV.tv पर। कल तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।